हेलो एवरीवन, मैं हूं शिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीजीटी एग्जाम 2025 के लिए बैंकिंग के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेल नोन एजेंसी फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर इंडस्ट्रीज। ऑप्शंस हैं आईडीबीआई, आईएमएफ, आईएफसीआई और एसएफसी। तो देखिए, आईडीबीआई, आईएफसीआई और एसएफसी ये इंडस्ट्रीज को लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करने से रिलेटेड एजेंसीज हैं। बी, आईएमएफ सही होगा। एक एक करके हम सारी चीजें देख लेते हैं। सबसे पहला है आईडीबीआई यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईडीबीआई came into existence on 1st July 1964. At present it is known as IDBI Bank Limited and it is a scheduled commercial bank under the ownership of LIC and the Government of India. ये जब एस्टैब्लिश किया गया था तो it was established as wholly owned subsidiary of RBI in the year 1964. It was established by the Government of India as wholly owned subsidiary of RBI as Industrial Development Bank of India. इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। IDBI का जो मेन पर्पस है वो है क्रेडिट और फाइनेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना टू द इंडस्ट्रीज फॉर देयर डेवलपमेंट इन इंडिया। ये लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करता है टू द इंडस्ट्रीज। दूसरा क्या है आपका IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। This was founded in the year 1944 but formally came into existence on 27 December 1945. इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। At present 191 मेंबर्स हैं IMF के। IMF एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। IMF provides temporary financial support to the countries which are facing balance of payment problems. जिन कंट्रीज में बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम होती है उन कंट्रीज को टेम्पररी फाइनेंशियल सपोर्ट IMF प्रोवाइड करती है और कैपेसिटी डेवलपमेंट में हेल्प करती है बाय प्रोवाइडिंग वेरियस टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग। थर्ड है आपका IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। IFCI एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1948, 1 जुलाई 1948 एज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। IFCI करेंटली NSE और BSE दोनों में लिस्टेड है। 1993 में इट वाज कन्वर्टेड टू अ कंपनी दैट इज IFCI लिमिटेड। बेसिकली ये क्या करता है, कॉर्पोरेट लोन प्रोवाइड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग करता है और न्यू इंडस्ट्रीज को प्रमोट करता है, उनकी मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन को भी प्रमोट करता है। लास्ट है एसएफसीज, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, एसएफसीज। करेंटली 18 एसएफसीज हैं इंडिया में। एसएफसीज यानी स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस जो हैं वो ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं दैट आर सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया to provide credit and other support to small businesses and farmers. Small businesses और farmers को support provide करने के लिए, services provide करने के लिए, credit support provide करने के लिए state government ने SFCs को बनाया। SFC Act है आपका 1951। पहला SFC 1953 में पंजाब में सेटअप किया गया था। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सी लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करने की एजेंसी नहीं है टू द इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्सिडियरी ऑफ RBI। ऑप्शंस हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शंस हैं ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी होगा, नाइदर वन नॉर टू, क्योंकि ये दोनों ही डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया DICGC ये और भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड दैट इज BRB NMPL ये दोनों ही सब्सिडियरी हैं RBI की। सबसे पहले बात करते हैं DICGC की, दैट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। DICGC Act है 1961. It was established on 15th July 1978. Second है BRB NMPL, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड।
ये भी एक होली ओन सब्सिडियरी है आरबीआई की। ये established हुआ on 3rd February 1995. It was established for increasing the production of bank notes in India and to enable the RBI to bridge the gap between supply and demand for bank notes in the country. यानी जो ये BRBNMPL है, इसको इसलिए बनाया गया था ताकि इंडिया में जो बैंक नोट्स का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सके और डिमांड और सप्लाई के बीच का जो ये डिफरेंस है उसको कम किया जा सके। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। ये 2 प्रेसेस को मैनेज करती है। पहला है मैसूर में इन कर्नाटका एंड सेकेंड वन इज इन सलबोनी वेस्ट बंगाल। जो इसका मेन मिशन है वो ये है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो सेंट्रल बैंकिंग और मॉनेटरी अथॉरिटीज वर्ल्ड की सेट करती हैं उस अकॉर्डिंग बैंक नोट्स को प्रिंट करना और जो आरबीआई है उसको रिक्वायर्ड क्वांटिटीज एडिक्वेट क्वांटिटीज अवेलेबल कराना एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस। इन दोनों के अलावा रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड रिबिट, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलीट सर्विसेज इफ्टास और रिजर्व बैंक इनोवेशन हब दैट इज RBIH, ये भी सब्सिडियरीज हैं आरबीआई की। तो ये 5 सब्सिडियरीज हैं, होली ओन सब्सिडियरीज हैं आरबीआई की, DICGC, BRBNMPL, रिबिट, इफ्टास और RBIH। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लेटर्स एंड डिजिट्स आर देयर इन IFSC? ऑप्शंस है 7, 10, 13 और 11। तो देखिए IFSC मतलब है द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को फैसिलिटेट करता है इन इंडिया। दिस अल्फा न्यूमेरिक कोड ऑफ 11 डिजिट्स, इसमें 11 डिजिट्स होते हैं। ये कोड यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर बैंक की ब्रांच को जो कि 3 मेन पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम में पार्टिसिपेट करती है। वो 3 पेमेंट सिस्टम कौन कौन से हैं? NEFT दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, दूसरा RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और थर्ड है IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो जो भी बैंक्स इन तीनों पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम्स में पार्टिसिपेट करती हैं ये कोड उन बैंक ब्रांचेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो ये एक 11 कैरेक्टर का कोड होता है जो कि अल्फा न्यूमेरिक होता है जिसमें शुरू में 4 अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स होते हैं। स्टार्टिंग के 4 जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अल्फाबेटिक होते हैं विच मेनली रिप्रेजेंट द बैंक नेम और लास्ट के जो 6 कैरेक्टर्स होते हैं दिस इज स्टार्ट एंड लास्ट 6 जो कैरेक्टर्स होते हैं लास्ट 6 कैरेक्टर्स यूजुअली जो न्यूमेरिक होते हैं दे आर न्यूमेरिक but it's not compulsory, they can be alphabetical also, but in general they are numeric। ये represent करते हैं ब्रांच को और जो 5th कैरेक्टर होता है ये होता है 0 which is reserved for a future use। For example ये एक IFSC कोड है, शुरू के जो 4 डिजिट्स हैं ये अल्फाबेटिक है और ये क्या कर रहे हैं आपके बैंक के नाम को बता रहे हैं। 5वां कैरेक्टर 0 है which is kept for future use और जो बाकी के 6 आगे के कैरेक्टर्स हैं ये क्या है न्यूमेरिक में होते हैं which are basically bank code which represents the branch। तो ये IFSC कोड होता है। IFSC में 11 लेटर्स और डिजिट्स टोटली होते हैं तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू रिफॉर्म्स इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम इंक्लूड डिजिटाइजेशन ऑफ बैंक, बैंकिंग कंसोलिडेशन, बोरोइंग फ्रॉम गवर्नमेंट या फिर एजेंसी वर्क। ऑप्शंस है 1 and 2 ओनली, 3 and 4 ओनली, 2, 3 and 4 और 1, 3 and 4। तो देखिए जो शुरू के 2 ऑप्शन है डिजिटाइजेशन एंड बैंकिंग कंसोलिडेशन ये न्यू रिफॉर्म्स हैं इंडियन बैंकिंग सिस्टम में। जो रीसेंट रिफॉर्म्स इंडियन बैंकिंग सिस्टम पे उनका फोकस है हेवीली डिजिटाइजेशन और बैंकिंग कंसोलिडेशन। डिजिटाइजेशन में जैसे कि यूपीआई आया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, मोबाइल वॉलेट्स हैं, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स लाया गया, कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट किया जा रहा है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फास्टर बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करना।
दूसरा क्या है आपका बैंकिंग कंसोलिडेशन। बैंकिंग कंसोलिडेशन रिफर्स टू मर्जर्स एंड अमलगमेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू क्रिएट स्ट्रॉन्गर एंड कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूशंस। इसमें आप देख सकते हैं कि एसबीआई के जो एसोसिएट्स थे उनको एसबीआई के साथ मर्ज किया गया अलोंग विथ भारतीय महिला बैंक, पंजाब नेशनल बैंक प्लस ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये तीनों मर्ज हो गए। तो इस तरीके से वेरियस बैंकिंग कंसोलिडेशन भी किए गए हैं। ये इसलिए किया गया ताकि जो एनपीएस है उसको रिड्यूस किया जा सके और बैंक्स की जो एफिशिएंसी है उनको हम बढ़ा सके और इंडियन बैंक्स का एक ग्लोबल लेवल पर जो रैंकिंग है उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो न्यू रिफॉर्म्स इंडियन बैंकिंग सिस्टम में पहला और दूसरा है, दैट इज डिजिटाइजेशन ऑफ बैंक्स एंड बैंकिंग कंसोलिडेशन। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन। ऑप्शंस हैं सेबी, आरबीआई, आईआरडीए और सिबिल। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दिया है, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है फॉर सिक्योरिटी मार्केट्स इन इंडिया इंक्लूडिंग स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। सेबी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इन द ईयर 1988 एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। Later on, it got its statutory powers under SEBI Act 1992 on 30th January 1992. इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। दूसरा है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज आरबीआई। आरबीआई एक्ट है आपका 1934। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1 अप्रैल 1935 और इसको नेशनलाइज किया गया ऑन 1 जनवरी 1949। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। फर्स्टली आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में था, बट 1937 में इट मूव टू मुंबई। और आरबीआई इंडिया की सेंट्रल बैंक है जो कि करेंसी इशू करती है, बैंक्स को रेगुलेट करती है, एनबीएफसीज को रेगुलेट करती है, जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको रेगुलेट करती है और फॉरेन स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है। इसके गवर्नर है श्री संजय मल्होत्रा। थर्ड यहाँ पे दिया हुआ है आईआरडीआई, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज आईआरडीआई। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है इंश्योरेंस सेक्टर की। केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन अप्रैल 2000। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। और आईआरडीआई इंडिया की इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट और प्रमोट करती है। लास्ट है आपका सिबिल, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है जो कि इंडिविजुअल्स और कंपनी के जो क्रेडिट रिकॉर्ड्स होते हैं उनको कलेक्ट और मेंटेन करती है। इसको अब हम ट्रांस यूनियन सिबिल के नाम से जानते हैं। इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 2000। इट इश्यूज 3-digit सिबिल कोड एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि एक रिपोर्ट कार्ड की तरह एक्ट करती है, जो लेंडर्स को क्रेडिट वर्दिनेस एसेस करने में और लेंडिंग डिसीजन लेने में मदद करती है। जो स्कोर है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि पेमेंट हिस्ट्री क्या है, क्रेडिट यूटिलाइजेशन क्या है, क्रेडिट हिस्ट्री लेंथ क्या है, और जो इंडिविजुअल्स हैं उनको लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स की एक्सेस लेने में हेल्प करता है। तो क्वेश्चन था कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में कौन सा इनमें से रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, सिबिल। सिबिल एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ना कि रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन। तो डी ऑप्शन सिबिल यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, it refers to the advice given by the RBI to the commercial banks in respect to banks lending and other operations. Options है बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मॉरल सुएशन या फिर रेपो रेट। तो देखिए ये सभी क्या है, क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स हैं बाय आरबीआई। आरबीआई जब कमर्शियल बैंक्स को लेंडिंग और अदर ऑपरेशन से रिलेटेड एडवाइस देता है तो इसे हम कहते हैं मॉरल सुएशन। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सी वाला करेक्ट होगा। मॉरल सुएशन एक ऐसा मेथड है जो आरबीआई यूज करती है टू इन्फ्लुएंस द कमर्शियल बैंक्स लेंडिंग एंड अदर ऑपरेशंस। वो उनको एडवाइस करती है कि किस तरीके से उनको बिहेव करना चाहिए। लीगल रेगुलेशंस या लीगल रिस्ट्रिक्शंस लगाने के बजाय वो समझाती है, एडवाइस देती है कि क्या करना सही होगा।
जो भी प्रैक्टिसेस हैं, पॉलिसीज हैं, वो बैंक्स माने, उसको फॉलो करे, आरबीआई इसके लिए उनको परसुएड करती है। जैसे कि जो स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं उनको लेंडिंग करना, उनको ज्यादा लेंड करने के लिए उनको परसुएड करती है, ताकि जो इनस्टेबिलिटी है इकोनॉमी में वो मेंटेन हो सके, वो सही की जा सके। मॉरल सुएशन एक क्वालिटेटिव मेथड है ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड रेपो रेट, ये सब क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपको दिया है कैश रिजर्व रेशियो दैट इज सीआरआर, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए, डीआईसीजीसी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, और लास्ट है आरटीजीएस दैट इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो सबसे पहले देखिए कैश रिजर्व रेशियो दैट इज सीआरआर। ये आरबीआई का एक क्रेडिट कंट्रोल करने का टूल है, एक क्वांटिटेटिव टूल है, जिसमें सीआरआर का मतलब होता है कि बैंक में जितना भी डिपॉजिट आता है उसका कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास रखना पड़ता है एज रिजर्व बिफोर लेंडिंग। तो सीआरआर का देखिए थर्ड वाला यहां पर होगा, यानी यहां पर ये फर्स्ट हो गया। दूसरा है एनपीए दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एनपीए मतलब वो लोन्स जो कि 90 दिन से ज्यादा के लिए ओवरड्यू हैं, उनको हम एनपीए कहते हैं। एनपीए का मतलब होता है ऐसी एसेट जो कि कोई भी इनकम जनरेट नहीं करती है फॉर द बैंक। नेक्स्ट है डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये एस्टैब्लिश हुआ था ऑन 1 जनवरी 1962। ये एक होली ओन्ड सब्सिडियरी है आरबीआई की, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये डिपॉजिट इंश्योरेंस पॉलिसी को फॉर्मुलेट करती है, इंप्लीमेंट करती है और मॉनिटर करती है। तो देखिए जो एनपीए था यहाँ पे सेकंड हो जाएगा और डीआईसीजीसी यहाँ फोर्थ पे थर्ड हो जाएगा। लास्ट है आरटीजीएस दैट इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक इमीडिएट, कंटिन्यूअस और रियल टाइम फंड ट्रांसफर है जो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन बेसिस पे फंड ट्रांसफर करता है। इट इज अ वेरी फास्ट एंड सिक्योर मेथड विच प्रोवाइड 24/7 सर्विसेज। और जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो तुरंत प्रोसेस किए जाते हैं जैसे ही वो रिसीव होते हैं। 1 का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का फोर्थ और फोर्थ का सेकंड। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर, ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट? ऑप्शंस हैं सेफ विंडो फॉर इंटरबैंक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, दूसरा है सेफ विंडो इन केस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, थर्ड है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन और फोर्थ है सेफ विंडो इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांजैक्शंस। तो देखिए स्विफ्ट का यहाँ फुल फॉर्म थर्ड वाला करेक्ट होगा, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये एस्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1973। स्विफ्ट एक ग्लोबल मैसेजिंग नेटवर्क है जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू यूज किया जाता है फॉर सिक्योरली सेंडिंग एंड रिसीविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ये एस्टैब्लिश किया गया था इन बेल्जियम। ये मनी को डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं करता है, स्विफ्ट डज नॉट ट्रांसफर मनी इटसेल्फ बट इट सेंड्स पेमेंट इंस्ट्रक्शंस टू द बैंक फॉर मूविंग द फंड्स अक्रॉस द बॉर्डर्स। अक्रॉस द बॉर्डर्स फंड्स को मूव करने के लिए ये पेमेंट इंस्ट्रक्शंस देता है, ये मनी को खुद से ट्रांसफर नहीं करता। प्रीवियसली टेलेक्स को यूज किया जाता था फॉर इंटरनेशनल पेमेंट्स, जो कि स्लो और सिक्योर नहीं था, इसलिए स्विफ्ट को लाया गया, जो कि एक स्टैंडर्डाइज्ड फास्ट कम्युनिकेशन सिस्टम है। स्विफ्ट कोड को हम बैंक आइडेंटिफायर कोड भी कहते हैं, दैट इज बीआईसी भी कहते हैं। ये 8 से 11 कैरेक्टर्स तक का होता है, जिसमें जो शुरू के 4 कैरेक्टर्स होते हैं वो आपके बैंक कोड के होते हैं, जो नेक्स्ट 2 कैरेक्टर्स होते हैं ये आपका कंट्री कोड होता है, जो नेक्स्ट 2 है ये आपका लोकेशन कोड है, और अगर 11 कैरेक्टर्स हैं तो लास्ट 3 जो होगा वो ब्रांच कोड होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट्स। पहला है नेशनल हाउसिंग बैंक, दूसरा है एग्जिम बैंक, थर्ड है नाबार्ड और चौथा है यूटीआई। सबसे पहले देखिए, इसको हमें सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले है एनएचबी, दैट इज नेशनल हाउसिंग बैंक। ये आया ऑन 9 जुलाई 1988। इसका एक्ट है एनएचबी एक्ट 1947। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली। एनएचबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज इंडिया की जो है उनकी ओवरऑल रेगुलेशन और लाइसेंसिंग करता है। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा है एग्जिम बैंक, दैट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ये स्टैब्लिश हुआ था ऑन 1 जनवरी 1982। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और जो एग्जिम बैंक है, ये एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया की, जिसका फंक्शन है टू फाइनेंस, फैसिलिटेट एंड प्रमोट इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड। इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड को ये फाइनेंस करता है, फैसिलिटेट करता है और प्रमोट करता है। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है और ये एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट है नाबार्ड, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड ये एक ऑल इंडिया डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इट इज द एपेक्स सुपरवाइजरी बॉडी फॉर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स ऑफ इंडिया। इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द नाबार्ड एक्ट, दैट इज नाबार्ड एक्ट 1981, passed in Parliament of India. NABARD was formed on 12th July 1982, 12 जुलाई 1982। ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, क्रेडिट प्लानिंग, रीफिनांस, आरआरबीज का सुपरविजन, ये सारे काम करती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और ओनर है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फोर्थ है इसमें देखिए यूटीआई, दैट इज यूनिट ट्रस्ट इंडिया। It was established in the year 1964 through UTI Act passed in Indian Parliament. इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को जनरल पब्लिक में इंकरेज करना ताकि इंडियन कैपिटल मार्केट की ग्रोथ हो सके। यूटीआई इंडिया का पहला म्यूचुअल फंड था और इंडिया में म्यूचुअल फंड्स को डेवलप करने में यूटीआई का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो इसको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं, सबसे पहले कौन सा स्टैब्लिश हुआ? तो सबसे पहले स्टैब्लिश हुआ था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई, दैट इज इन द ईयर 1964। 1982 में नाबार्ड भी और एग्जिम बैंक भी है। एग्जिम बैंक 1 जनवरी को है, तो पहले एग्जिम बैंक आएगा, दैट इज ऑन 1 जनवरी 1982। उसके बाद आपका नाबार्ड आएगा और सबसे लास्ट में आपका आएगा एनएचबी, दैट इज इन द ईयर 1988। तो सबसे पहले देखिए आपका यूटीआई आएगा, यानी 4th नंबर सबसे पहले आएगा। उसके बाद है आपका एग्जिम यानी कि सेकंड वाला, फिर है नाबार्ड यानी कि थर्ड वाला, फिर है एनएचबी यानी कि फर्स्ट वाला। तो जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा 4th, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। तो देखिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सी वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट नरसिम्हम कमिटी रिलेटिंग टू प्राइवेट बैंक्स वाज। ऑप्शंस है एंट्री, एक्सपेंशन, मर्जर या ब्रांच नेटवर्क। तो देखिए जो फर्स्ट नरसिम्हम कमिटी बनी थी, ये बनी थी इन द ईयर 1991। इसका जो मेन फोकस था वो था एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स पे। इट वाज रेकमेंडिंग, ये जो कमिटी इसने रेकमेंड किया टू अलाउ न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स टू सेट अप सो दैट द कंपटीशन विल इंक्रीज, एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोफेशनलिज्म बढ़ेगा बैंकिंग सेक्टर में, और इससे ये फायदा होगा जो एक मोनोपोली बनी हुई थी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, उसको भी ब्रेक किया जा सकता है। सो द फर्स्ट नरसिम्हम कमिटी जो बनाई गई थी, उसका जो फोकस था, उसका जो रिकमेंडेशन था वो था एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और न्यू जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनको लाइसेंसिंग देना, फॉरेन बैंक्स का पार्टिसिपेशन, जो गवर्नमेंट कंट्रोल है उसको रिड्यूस कर। तो अगर हम अपने ऑप्शंस देखें कि मोस्ट सिग्निफिकेंट रिकमेंडेशन क्या था नरसिम्हम कमिटी का, एंट्री, एक्सपेंशन, मर्जर या ब्रांच नेटवर्क, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा, एंट्री।
अगर आप हमारे लेक्चर्स की फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा पीजीटी एग्जाम 2025 से रिलेटेड बैंकिंग के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। होपफुली चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।